नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ख्याति प्राप्त लेखिका उर्मिला शिरीष जी की कहानी धरोहर। तो आइए सुनते हैं कहानी। वह अपनी संस्था की तरफ से उन लोगों को आमंत्रित करने जा रही थी। उसकी मित्र विभा ने पूरी तरह आश्वस्त कर दिया था कि वह लोग जरूर आ जाएंगे। वह गहरी उत्सुकता तथा भावावेश से भरी थी। मन में ढेर सारे सवाल थे, संशय थे, वेदना तथा गर्व की अनुभूति थी। अब तक जो कुछ भी टीवी पर देखा था या पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा था, वह सब उसके मन मस्तिष्क में छाया हुआ था। एक एक चेहरा तथा दृश्य याद था। चेतन अचेतन में उन्हीं के साथ जीती थी, उन्हीं के बारे में सोचती थी। शुरू शुरू में तो रोमांच तथा बलिदान के हैरत अंगेज दृश्य तथा घटनाएं देखकर पूरे शरीर के स्नायु तनावग्रस्त हो जाते थे। उनके भिजे हुए जबड़े प्रबल रुलाई के वेग को चेहरे की मांसपेशियों में समेटे चेहरे और शोक के समुद्र में डूबी आंखों को देखकर मन थर्रा जाता था। हृदय में श्रद्धा तथा सहानुभूति की भावना भरी होती। देशभक्ति के तमाम गीत, किस्से, कहानियां, पात्र, घटनाएं जीवंत हो उठे थे। कई बार तो विश्वास ही नहीं होता था कि वह जो वहां हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हम में से ही कोई हैं, हमारी ही तरह इंसान हैं। आज ऐसे ही महान साहसी तथा कुर्बानी की जीती जागती प्रतिभाओं से मिलने का सौभाग्य उसे मिल रहा था। गर्वानुभूति के यह पवित्र क्षण उसके जीवन में सबसे यादगार क्षण बनने जा रहे थे। वह सीधे उन्हीं के घर जा पहुंची। विभा वहीं पहुंचने वाली थी। घर ढूंढने में उसे जरा भी दिक्कत न हुई। बच्चा बच्चा उनका पता जानता था। घर के बाहर खड़ी हुई तो उसकी निगाहें अनायास ही खाली पड़े झूले पर जा पड़ी। स्थिर मौन किसी की स्मृतियों में खोया एकाकी पड़ा झूला। हालांकि गाय या बकरी ने उसका एक कोना नोच दिया था, मगर उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था गोया आकाश का कोई टुकड़ा मेघों के बीच अटक गया हो। पेड़ पौधों की पत्तियां समय से पहले ही सूख चुकी थीं। जड़ तक उनकी शाखें पीली तथा विवर्ण होकर गिरने लगी थीं। वह प्यासी थीं, रसविहीन थीं। उन्हें गीली मिट्टी का रस चाहिए था। सतही तौर पर प्रकृति की हर चीज में एक विशेष अवस्था में बने रहने की अदम्य वासना दिखाई देती है। अन्यथा ध्यान से देखने पर सभी चीजें मूलतः माटी में मिल जाने को आतुर होती हैं। जो बगीचा कभी हरा भरा तथा खिला फूला रहा होगा, अब जगह जगह पीली व सूखी पत्तियों से भरा हुआ था। परिवार के सदस्यों की उदासीनता तथा विराग दृष्टि दिखाई दे रही थी। वह यूं ही खड़ी रही क्षणों तक। अजीब सा भय भरा संकोच उसकी नसों में उतरने लगा। क्या करूं? यहीं खड़े होकर विभा का इंतजार करूं या? उसका हाथ अनायास ही घंटी की ओर बढ़ गया। सघन मौन को हिलाता घंटी का स्वर गूंजा। एक बार, दो बार, तब कहीं अंदर से धीमी आवाज सुनाई दी। उसने अपना नाम बताया। कहिए, क्या काम है? कहाँ से आई हो? जी, विभा ने आपको बताया होगा। वह मेरे साथ आने वाली थी, मगर बाद में तय हुआ कि वह सीधे यहीं पहुंच जाएगी। उसने अपनी संस्था का परिचय दिया। उन्होंने बेशब्द दरवाजा खुला छोड़ दिया। वह पलों तक असमंजस में खड़ी रही कि अंदर जाए या न जाए, मगर खुला दरवाजा अंदर आने का संकेत दे रहा था। बरामदे में सामान पड़ा था अस्त व्यस्त सा, खाली गत्ते के बॉक्स, पेपर्स। अंदर का कमरा जरूर सुव्यवस्थित था। उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं। क्रीम कलर के पंखे पर धूल की परतें चिपकी हुई थी और किनारों पर छल्ले से लटक आए थे। छत पर जगह जगह जाले लगे हुए थे और एक कोने में छत से सुराख बनाती दीमक अपना सा राज्य फैलाती जा रही थी। उसे लगा इस घर में कितने सुराख बना देगी यह दीमक। कितना खोखला कर दिया होगा दीवारों को। दीवारों पर कई तस्वीरें लगी थीं। कोने की मेज पर बड़ी सी तस्वीर रखी थी जिस पर चंदन की माला पड़ी थी। अगरबत्ती, केस तथा माचिस रखी थी। सुबह जलाई गई अगरबत्ती की राख
किसी कीड़े की तरह लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि इस घर में कोई प्राणी है, कोई स्वर, कोई आवाज है। हर तरफ खालीपन, दर्द में डूबी घनी उदासी परकटे पक्षी की तरह बैठी हुई थी। शूरवीर जवान का शौर्य तथा तेज उन बर्फीली चोटियों से होकर घर आते आते बेशब्द तथा वजनदार हो गया था, या सबके प्राणों में जाकर समा गया था, या बैठिए बुलाती हूं कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। एकदम हड्डियों का ढांचा मात्र बची देह, त्वचा की झूलती लटों को आसानी से पकड़ा जा सकता था। नाक पर चढ़ा चश्मा जिसके पीछे छुपी आंखों में गौर से देखना पड़ता था। गर्दन के नीचे दो नुकीली हड्डियों को देखकर उसे झुरझुरी सी हो उठी। क्या वह पहले भी ऐसी ही थी, या विभा को आ जाना चाहिए? वह मन ही मन परेशान हो उठी, लेकिन सामने खड़ी देशभक्त की मां को देखकर वह श्रद्धा विभूत हो उठी। मैं आप लोगों से ही मिलने आई हूं। हम लोगों से? फिर कोई कार्यक्रम है क्या? तभी अंदर से एक बुजुर्ग से व्यक्ति आते दिखे, जो काफी कमजोर लग रहे थे, पर उनके गोरे रंग के चमक विहीन चेहरे पर हिमशिलाओं सा दृढ़ता का भाव चिपका हुआ था। इनको विभा ने भेजा है। अच्छा, कहो बेटी, उन्होंने बगल में पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा। घुटने मोड़ते वक्त उनके मुंह से हल्की सी आह निकली। शायद दर्द होगा। हमारी संस्था आप लोगों का सम्मान करना चाहती है। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम आपके परिवार का सम्मान करें। व्यक्तिगत रूप से भी मैं आप लोगों के दर्शन करना चाहती थी। शेष शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए, क्योंकि वह ऐसी तीक्ष्ण विस्मय भरी निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे जिनमें पत्थर को भेदने वाला पैनापन था। माफ करना बेटी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मेरी हालत तो आप देख ही रही हो। जी, ले जाने और लाने की व्यवस्था हमारी होगी। वह अपनी बात ठीक से प्रस्तुत कर पाती, इससे पहले ही किसी का फोन आ गया। वह उठकर चले गए। वह फिर अकेली हो गई। वहां ठहरा सर्द अवसाद उसकी नसों में उतरने लगा। आप बाद में आ सकेंगी, उन्होंने वहीं से कहा। वह बाहर निकल आई, खुली हवा में, रोशनी में, लेकिन मन वहीं रह गया उसका। क्या बुरा मान गए वह? मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया? वह मुझसे मना न करके विभा से मना करवा देंगे। जिस प्रभा मंडल में दमकते चेहरों की कल्पना उसने कर रखी थी, उसके विपरीत यहां तो विषाद तथा उदासी में डूबे चेहरे ही दिखे। सच है, जीवन से बढ़कर कोई शब्द, कोई दिलासा, कोई राग, कोई खुशी, कोई चमत्कार नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन स्वयं में एक आशा है, आलोक है। जहां जीवन नहीं होता वहां का वातावरण और कैसा होगा? तो क्या तुम मृत्यु का उत्सव देखने की आकांक्षा लेकर गई थी? क्या सोच रही थी कि महिमा मंडित मृत्यु के बाद यहाँ के लोग खुश होंगे, हंस रहे होंगे, संतुष्ट होंगे? उसने स्वयं को धिक्कारा। विवाह के आश्वासन मिलने पर ही उसने यह कार्यक्रम रखा था। हाँ, विवाह ने यह शर्त अलबत्ता रखी थी कि माता पिता को खास तौर पर आमंत्रित किया जाए, अन्यथा वह तो उनकी बहू को बुलाकर ही संतोष कर लेती। वह ऑटो में बैठी और विवाह के घर गई। प्रतीक्षा करने के अलावा कोई रास्ता न था। इन क्षणों में उसे यही चिंता क्लांत कर रही थी कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो संस्था में उसकी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। विभाग को भी क्या लिखकर भेजेगी कि इन लोगों का सम्मान नहीं किया जा सका। सोच सोचकर तनाव बढ़ता जा रहा था, मगर अपने तनाव तथा उद्विग्नता से ज्यादा उसे इन लोगों की अनकही मनोव्यथा कुरेद रही थी। क्यों वह उनके जीवन में झांकने की कोशिश कर रही है? क्यों वह उनको भावनात्मक स्तर पर जानना चाहती है? क्या इसलिए कि वह शिखर पुरुष के जन्मदाता हैं, या सच्ची हमदर्दी जताने के वास्ते? क्यों वहां नहीं गई? तभी विभा ने आकर उसका ध्यान भंग किया। वहीं से तो आ रही हूं। क्या कहा उन्होंने? दोबारा आने के लिए बोला है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है शायद। मगर उन्होंने मना कर दिया तो? वह आएंगे तो? हमारी तो पूरी तैयारी हो चुकी है। प्लीज विभा,
तुम्हारे ही हाथों में है। वह असहाय सी विभा का चेहरा देखने लगी। चलो, कहकर उसने तुरंत स्कूटर मोड़ लिया। 20 मिनट बाद ही वह पुनः उसी कमरे में उसी सोफे पर बैठी थी, जिसके सामने बर्फीली दुर्गम चोटियों पर चढ़ते हुए जवानों के साथ उनका बेटा मुस्कुरा रहा था तस्वीर में। हालांकि युद्ध तो समाप्त हो चुका है, मगर युद्ध में शहीद हुए या युद्ध में शामिल वीर जवानों तथा उनके परिवारजनों को सम्मान करने का हमारा संकल्प है। बेटी, युद्ध सीमा पार समाप्त हो गया है, जीवन में नहीं। असली युद्ध तो समाप्ति पर शुरू होता है, जहां शहीदों के परिवार अपने बेटों या भाइयों को खोकर अकेले हो जाते हैं, और वह जो अपंग हो गए हैं, उस जीवन की त्रासदी को जीना किसी युद्ध से कम कष्टदायी होता है क्या? जी, जरूरी तो नहीं है कि हर कोई सम्मान करे, बल्कि हो सके तो हर किसी को युद्ध की विभीषिका एवं उसके कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी तो सुरक्षित रह सके। जी, आप उस वीर योद्धा के जनक हैं जिसके ऊपर सारे राष्ट्र को अभिमान है। हम सबको गर्व है। उसी महान त्याग का स्मरण दिलाने के लिए यह कार्यक्रम किए जाते हैं। बल्कि मैं तो अपने साथ फोटोग्राफर को लाने वाली थी, ताकि आप लोगों के साथ फोटो निकलवा कर रख सकूं। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर होंगी यह स्मृतियां, यह तस्वीरें। उनके लिए कितने आश्चर्य की बात होगी कि उन दुर्गम चोटियों पर चढ़कर हमारे जवानों ने युद्ध लड़ा था, विजय प्राप्त की थी। बस बस, हो गया सम्मान, हो गई प्रशंसा। वह एकाएक बीच में ही बोल पड़े, एकदम तैश में आकर, जैसे कहीं गहरे तक शूल चुभ गया हो। तस्वीरों को धरोहर मानती हो, मगर युद्ध के उन्माद की उस जिज्ञासा को क्या कहोगी, जो अपनी शक्ति तथा साम्राज्य विस्तार की ऊंची महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मासूम लोगों को तहस नहस कर देती है। युद्ध में उतरे दोनों ही तरफ के सैनिकों के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। उनकी बहु बेटियां जवानी में विधवा हो जाती हैं, बच्चे बूढ़े अनाथ हो जाते हैं। जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं, उनके प्राणों के प्यासे हो जाते हैं। जिन पैसों से राष्ट्र को समृद्धि की ओर विकसित होना चाहिए, उसी को उड़ा देते हैं बारूद के धुएं में। आज इंसान को युद्ध नहीं, जीने के साधन चाहिए। पता नहीं क्यों बन जाते हैं हम बर्बाद लोगों के हाथों की कठपुतलियां। आप लोग जिस भावना और शब्दों को लेकर चल रहे हैं, वह कल तक रहेंगे क्या? बेटी, देश को इंपल्सिव पेट्रियाटिक फीलिंग नहीं, एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। पता नहीं आप लोग बच्चों में ऐसे संस्कार क्यों नहीं डालते हैं। आप गलत समझ रहे हैं सर। असल में मैं क्या गलत समझ रहा हूं? जो देखा है वही बता रहा हूं। सम्मान और सहयोग के नाम पर ले जाकर बैठा देते हैं और बुलाते हैं सम्मानित करने के लिए उन्हें, जिनसे आपकी संस्था को लाभ मिलना होता है। व्यक्तिगत स्वार्थ तथा लाभ की भावना वहां भी नहीं छूटती। कहां से होगा देश का भला? लाइन लग गई थी सम्मानित करने वालों की। बसों तथा ट्रेनों तक में लोग शहीदों के नाम पर पैसे मांग रहे थे। किसी ने सोचा कि इन सब के पीछे हमारे दिलों पर क्या गुजरती होगी? हमने तो अपना फर्ज समझा, और आप लोगों ने? वास्तविक चिंताओं से दूर आप शहादत और देशभक्ति के शब्द आलापे जा रहे हैं। कहकर वह चुप हो गए। उनका गला भर्रा गया था। उनकी गर्दन की नसें फूलकर बाहर निकल आई थीं। हर एक के दिल में सच्ची भावना है आप लोगों के प्रति, इतनी श्रद्धा, इतनी सहानुभूति की। पहले मैं भी यही सोचा करता था कि मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने का सौभाग्य कितनों को मिलता है, पर अब लगता है सैनिक तो हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं। पीछे छूट जाती है गहन विभीषिका। जवान बेटे का जाना परिवार के लिए पल पल मौत से लड़ना होता है। मृत्यु को प्राप्त इंसान सबसे मुक्त हो जाता है, मगर उसके पीछे जो रहते हैं, उनकी वेदना को महसूस करना कितना असहनीय होता है। गौरव गाथाएं सुनकर अभिभूत होना और बात है, लेकिन यहां झेलना। उन्होंने अपने हृदय के बाईं तरफ कांपते हुए पतले हाथ को रखकर कहा, मौत से भी ज्यादा दुखदायी होता है
उस दुख को हम जी रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यही अंतिम सत्य और लक्ष्य है। लेकिन अब हम नहीं चाहते कि इसे कोई तमाशा बनाए। संभव हो तो यह सब छोड़कर कुछ और करिए। हमें चैन से रहने दीजिए। बार बार वही खोखली बातें सुनने की शक्ति हम में नहीं रही। आश्चर्य कि किसी की बातों में चिंतन या भविष्य को समझने की कोई दृष्टि दिखाई नहीं देती। आप लोग उसे शब्दों में जीते हैं, लेकिन हमें तो अपनी अंतरात्मा में जीना है। वह लगातार बोले जा रहे थे। लगता था कोई अदृश्य काला तूफान उनके हृदय में भरा हुआ था। उनका चेहरा आवेश तथा व्यथा से लाल हो गया था। हल्की लंबी नाक पर रक्ताभा चमक उठी थी। गालों की बूढ़ी चमड़ी अब भी कांप रही थी, आंधी में थरथराती दिए की लौ की तरह। उनकी आवाज में ऐसी कपकपाहट थी जैसे ठहरे हुए पानी में भारी पत्थर गिर गया हो और उसकी गूंज देर तक उसकी सतह को थरथराती रहती है। आंखों में उतर आई नमी को उन्होंने अपनी भूरी शुष्क पलकों में सोख लिया। इस दौरान उनकी पत्नी एकदम चुप बैठी रही थी, एकदम स्तब्ध, स्पंदहीन। उसने सकपकाकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने निःशब्द बहते आंसुओं को अपनी पतली रूखी उंगलियों से पोंछ लिया। साए साए करता अवसाद उन चारों के भीतर पहाड़ से टकराती तेज हवाओं की तरह उतरता जा रहा था। उसने तस्वीर की तरफ देखा। हंसता खिलखिलाता चेहरा, सैनिक वर्दी पहने खड़ा उनका बेटा, माता पिता के कंधों पर झूलता 2-2.5 बरस का उनका बेटा, स्कूल यूनिफॉर्म में दोस्तों के बीच मुस्कुराता बेटा। और भी तस्वीरें थी जो अपने विदेह अस्तित्व और उपस्थिति से उस कमरे की पीली पड़ती धूसर दीवारों को थामे हुए थी। जीवन की बहती निर्द्वंद धारा अचानक ही इधर उधर गुम हो गई थी। विभा ने उनका रुआंसा चेहरा देखा तो पास में आकर हाथ दबाकर जताया कि वह बुरा न माने, इस तरह की अप्रत्याशित स्थिति में सहज रहें। उसने कांपती लरसती आवाज में कहा, माफ कीजिए, मैं आपका मन नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन आप कर भी क्या सकती हैं? आपको भी तो रस्म अदायगी के लिए भेजा गया है। यह विडंबना ही तो है कि यहाँ हर विचारधारा तथा महापुरुष का अवदान रस्म अदायगी के रूप में स्मरण किया जाता है। हमारा आचरण गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला हो गया है। वह चुप निरंतर सहमी सी देखती रही उस चेहरे को जो अपने भीतर की उफनती धाराओं को थामकर संयत होने की निष्फल चेष्टा कर रहा था। आप खुश होंगी कि आपने हमें बुला लिया है। संस्था खुश होगी कि उसने एक शहीद के परिवार को सम्मानित किया है और दर्शकों को लगेगा कि उन्होंने एक वीर जवान के माँ बाप को प्रत्यक्ष देखा है। सरकार खुश होगी कि उसने अपना दायित्व निभाया है। पर क्या यह सब सिनेमा हॉल में बिताए गए समय की तरह नहीं है? तात्कालिक भावावेश में बहाने वाला, बाहर निकलते ही सारी सहानुभूति और संवेदना खत्म। क्या होता है बाद में? भूल जाते हैं सब कुछ। उस उफनती हुई देशभक्ति की धारा को बांध सका कोई? सिर्फ नहीं भूलते हैं तो कुछ लोग, अपंगों की जिंदगी जीने वाले भुक्तभोगी। बिना हाथ पांव के जिंदा रहना है उन्हें। कोई है जो उन्हें शामिल कर ले अपने जीवन में? हर बार जख्म खरोंच कर जाने वाले असल में हमारी तकलीफ को औपचारिकताओं में बांधकर किताबी शब्द उठाकर कितना महसूस कर पाएंगे? बोलते बोलते वह थक से गए। एकदम निढाल हो सोफे पर अधलेटे वह आंखें मूंद कर पता नहीं किस दुनिया में डूब गए। उनकी सांसें तेज तेज चल रही थी। अब यह सब सहन नहीं होता। शांत हो जाइए। क्या हो गया है आज आपको? इस बार उनकी पत्नी ने उन्हें रोकते हुए कहा। नहीं, कहने दीजिए, उसने अपने मनोभावों को नियंत्रित करते हुए कहा, किंतु अनजाने ही अंदर से वह उनके दुख और संताप की सहभागी हो गई थी। उनको देखकर आवाक थी वह। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने इस दुनिया और इस जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचा। क्यों नहीं उसने सोचा कि देवत्व और महानता के पीछे भी मनुष्यत्व की सामान्य सी लगने वाली भयावह पीर छुपी हो सकती है। युद्ध विराम के बाद संतोष एवं राहत की सांस लेकर निश्चिंत होने वाली वह
इस सुलगती हुई स्थिति की आंच तक नहीं झेल पा रही, जबकि वह सब इसके बीच बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं। अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। इस बार विभा ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कहा। नहीं बेटी, आपसे क्या कहें। समय के इस प्रवाह में ऐसे कड़वे और अजीब अनुभव हुए कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपना रोना मत रो। जब परमात्मा ही दयालु नहीं रहा तो हमें किसी की दया या सहानुभूति चाहिए भी नहीं। वह उठकर खड़ी हो गई। उसे लगा थोड़ी देर और रुकी तो उसके आंसू टपक पड़ेंगे। मन में गहरे तक व्यथा की धुरी उतर गई थी, जैसे एकाएक बर्फ का गोला निगल लिया हो। कुछ चुभता, पिघलता तथा बहता महसूस हुआ। मृत्यु चाहे युद्ध के मैदान में हो या बंद कमरे में, शब्द उसे महान, पवित्र तथा गौरवान्वित क्यों न करते, उसका दुख तथा प्रभाव कम नहीं होता। अब समझ में आया। थोपे गए युद्ध के उन्माद को खत्म करने के लिए और अपनों पर ही वार करने से कतराते, सकुचाते, हताश होते अर्जुन को क्यों इतनी गहनता, सूक्ष्मता तथा विराट रूपों में आत्मा की नश्वरता और परमात्मा की बात समझानी पड़ी थी। क्यों संबंधों और अपने परायों को लेकर इतने तर्क देने पड़े थे। कृष्ण जानते थे कि युद्ध में त्यागी गई देह और अपनों का बिछोह अर्जुन को जीवन से विमुक्त तथा पराधीन कर सकता है। मगर क्या अर्जुन युद्ध जीतने के बाद भी उस मनोव्यथा से उबर पाए थे? आह, महानता और असाधारण साहस के भीतर छुपी साधारण माँ बाप की इस प्रहाएं और बेटे के प्रति वियोग की अंतहीन पीड़ा को कौन समझ सकता है। शब्द हैं, भाव हैं, उनका विराट आभा मंडल है, उसकी स्मृतियां हैं, पर वह ही नहीं है जिसके लिए सब कुछ गढ़ा गया था, जिसके साथ में सब थे। उसने चिट्ठी तथा लिफाफा खोलकर रख दिया और मौन हाथ जोड़कर बाहर निकल आई। लगा अभी अभी बंदूक की कोई गोली उसके सीने को भेदती हुई निकल गई है। उसका सिर चकराने लगा। हल्का सा चक्कर महसूस हो रहा था उसे। हालांकि विभा ने कहा भी कि मैं बाद में फोन करती हूँ, मगर उससे कुछ बोलते नहीं बना। कांपते कदमों से वह बाहर निकल आई। मेरा बेटा, देशभक्ति, संस्था, सम्मान, पिपासा, तमाम शब्द उसके हृदय पर ओलों की तरह गिर रहे थे। हृदय को भेदने वाली वह दुख भरी दृष्टि जिसमें अंदर का विलाप हिलोरे मार रहा था, वह दहकते दर्द की पैनी धार। कितनी बातें थी जो वह पूछना चाहती थी। उफ, क्या पूछती कि बेटे के शहीद होने पर कैसा लग रहा है, नौजवानों को क्या संदेश देंगे, देश के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं। उसे स्वयं से वितृष्णा हो उठी कि वह कितनी क्षुद्र बातें कर रही थी उनके सामने, कितना छोटा सा उद्देश्य लेकर पहुंची थी उनके सामने, स्वयं को कितना गौरवान्वित महसूस कर रही थी उनको बुलाकर। एक संस्था की मामूली सी प्रतिनिधि बनकर जा पहुंची यह जताने के लिए कि देखो समाज और हम आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं। आत्मग्लानि से उसका हृदय फटने लगा। अरे हाँ, उनकी बहू को भी देखना चाहती थी। वह बाहर निकली ही नहीं। क्या घर में नहीं थी? रास्ते भर उसका मन तीव्र बेचैनी से छटपटाता रहा, यहां तक कि खाना खाते वक्त, सोते वक्त उन दोनों के चेहरे ही उसकी स्मृतियों और चेतना को उद्दीप्त किए रहे। तो ये थी एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।